कहानी के इस दूसरे और आखिरी हिस्से में फोकस पूरी तरह है फैमिली टाइज पर, यानी रिश्तों के उस जाल पर जो जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी भी। पहले पार्ट के एंड में जो हुआ था, टाइलर और स्लर्प का विलोज हिल असाइलम से भागना और वेडनेसडे का अपनी साइकिक पावर से डिस्कनेक्ट हो जाना, उसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया था। अब वेडनेसडे को किसी भी तरह एनिड की मौत वाली भविष्यवाणी को सच होने से रोकना है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, एक समस्या सुलझाओ तो दूसरी खुद सामने आ जाती है। इस बार भी एनिड को बचाने की कोशिश में वो भविष्यवाणी एडम्स फैमिली पर ही शिफ्ट हो जाती है। सीजन का ये आखिरी पार्ट एक दमदार और रहस्यमयी नोट पर खत्म होता है, जो साफ तौर पर इशारा देता है कि अगला सीजन और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। तो चलिए बड़े स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 2 का धमाकेदार रिकैप। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। वेडनेसडे की हालत बहुत बुरी थी। एनिड के साथ उसका बॉन्ड कमजोर पड़ चुका था। मोर्टिशा से उसका झगड़ा और बढ़ गया था। पावर्स चली गई थी और ऊपर से टाइलर और स्लर्प दोनों आजाद घूम रहे थे। वेडनेसडे हॉस्पिटल में कोमा में थी और उसी हालत में उसे अपने दिमाग के साइकिक स्पेस में प्रिंसिपल लरिसा वीम्स की आत्मा दिखाई देती है। हाँ, वही वीम्स जो अब एक तंज भरी लेकिन मददगार भूत बन चुकी है और एडम्स फैमिली से दूर का रिश्ता रखती है। अब वो वेडनेसडे की गाइड बन चुकी है, जो हर बार थोड़ा ताना मारते हुए सलाह देती है। वेडनेसडे कोमा से जागती है और सबसे पहले आती है जुडी स्टोनहर्स्ट, जो असाइलम घटना को दबाने में लगी है। उसने हर भागे हुए आउटकास्ट को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर तक भेज दिया है, सिवाय एक के, पेशेंट 1938 के, जो वेडनेसडे की मदद से अंडरग्राउंड फैसिलिटी से भाग गई थी। 1938 वैसे वही साल है जब एडम्स फैमिली पहली बार द न्यू यॉर्कर में दिखाई दी थी। टाइलर अब वेडनेसडे को खुली धमकी देता है, मैं तुम्हें और एनिड दोनों को खत्म कर दूंगा। अब वेडनेसडे के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, टाइलर को रोकना। लेकिन एनिड को भविष्यवाणी की सच्चाई न बताते हुए उसे बचाने की कोशिश में वेडनेसडे और एनिड के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। वेडनेसडे प्रिंसिपल डोट को चेतावनी देती है कि डे ऑफ द डेड सेलिब्रेशन कैंसिल कर दो, और इसी दौरान उसे पता चलता है कि प्रोफेसर कैप्री एक वेयरवुल्फ है और वो पहले भी हाइड अटैक से बच चुकी है। कैप्री की बातों से वेडनेसडे को एक नया आइडिया आता है, अगर वो टाइलर के हाइड को खुद कंट्रोल कर ले तो। मोर्टिशा और वीम्स दोनों मना करते हैं, लेकिन वेडनेसडे फिर भी थॉर्नहिल के जर्नल के निर्देशों को फॉलो करके एक ऐसा पोशन बनाना शुरू करती है जिससे वो टाइलर को कंट्रोल कर सके। उधर ब्रूनो एनिड को समझाता है कि वेडनेसडे की बात मान ले और वो नाइटशेड्स को लेकर टाइलर के खिलाफ एक टीम बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ पग्सली को स्लर्प की चिंता सता रही होती है और वो अपने पिता गोमेज को मनाता है कि वो स्लर्प को ढूंढने में मदद करे। फिर पग्सली पिलग्रिम वर्ल्ड कार्निवल में स्लर्प से टकराता है, लेकिन अब स्लर्प पूरी तरह ह्यूमन बन चुका है, बस दिमाग खाने की बुरी आदत के साथ। वो पग्सली से कहता है कि उसे एक दूसरा मौका चाहिए और पग्सली उसे जाने देता है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। स्लर्प दरअसल आईजैक नाइट है, वही जीनियस इन्वेंटर, स्टूडेंट ऑफ नेवरमोर और पेशेंट 1938 यानी फ्रांसवा नाइट का भाई। फ्रांसवा ही टाइलर की माँ है और टाइलर की हाइड पावर्स उसी से आई हैं। आइजैक पहले अपनी बहन को ठीक करना चाहता था, लेकिन ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट ने उसे धोखा दिया, उसकी रिसर्च चुरा ली और मशीन को मॉडिफाई करके अपने स्वार्थी मकसदों के लिए इस्तेमाल किया। अब फ्रांसवा वापस आती है और मोर्टिशा से मिलती है, जो उसकी पुरानी दोस्त निकलती है। वो वादा करती है कि अगर वो टाइलर को ढूंढने में मदद करेंगी तो वो हमेशा के लिए जेरी को छोड़ देगी। टाइलर, जो अपने मास्टर थॉर्नहिल को मार चुका है, अब शारीरिक और मानसिक दर्द में है, क्योंकि हाइड्स अपने मास्टर के बिना जिंदा नहीं रह पाते। वेडनेसडे और एनिड उसे इयागो टावर में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फ्रांसवा खुद हाइड फॉर्म में एंट्री करती है और टाइलर को अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ आइजैक अपने बदले की आग में ऑगस्टस की बेटी जुडी को मार डालता है। अब फ्रांसवा और आइजैक दोनों फिर से मिलते हैं और आइजैक आखिरकार तय करता है कि वो अपनी बहन को उसके अंदर के हाइड से हमेशा के लिए मुक्त करेगा, अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल करके। अब वीम्स की आत्मा वेडनेसडे को बताती है कि भले ही टाइलर अपनी माँ फ्रांसवा से दोबारा मिल चुका है, लेकिन एनिड की मौत की भविष्यवाणी अब भी नहीं बदली। अगर वेडनेसडे को अपनी सबसे प्यारी दोस्त को बचाना है तो उसे अपनी खोई हुई साइकिक पावर्स दोबारा जगानी होंगी, और वीम्स बताती है इसका एक ही तरीका है, अपनी माँ मोर्टिशा से सुलह करना। लेकिन वेडनेसडे एक रेवेन है, जबकि उसकी माँ एक डव, यानी दो बिल्कुल अलग आत्माएं। वो डरती है कि मोर्टिशा कभी उसके अंदर के अंधेरे को
को स्वीकार नहीं करेगी और इसलिए वो मेल मिलाप से साफ इनकार कर देती है। इस बीच प्रोफेसर ऑरोफ से उसे पता चलता है फ्रांसवा और उसके भाई आइजैक नाइट के बारे में, जो कभी ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट का सबसे होनहार छात्र था, लेकिन रहस्यमयी तरीके से गुमनाम हो गया। धीरे धीरे वेडनेसडे को एहसास होता है कि उसके भाई पग्जली का ज़ॉम्बी पेट नेवरमोर का असली जीनियस आइजैक है। वेडनेसडे को यकीन हो जाता है कि आइजैक, फ्रांसवा और टाइलर किसी न किसी तरह एनिड की मौत की भविष्यवाणी से जुड़े हुए हैं और इससे पहले कि ये लोग किसी को नुकसान पहुंचाएं, उसे इन्हें रोकना ही होगा। अब जब हालात हाथ से निकल रहे हैं, वेडनेसडे अपनी दादी हेस्टर के पास मदद मांगने पहुंचती है। वही दादी जिससे उसका सबसे गहरा रिश्ता है। हेस्टर उसे सलाह देती है कि वो रोजलिन रोटवुड की कब्र पर जाए, जो कभी नेवरमोर में क्रिप्टोलॉजी और रून्स की प्रोफेसर थी। वो बताती है कि वहाँ जाकर वेडनेसडे टेम्परेरी साइकिक साइट पा सकती है। लेकिन जब वेडनेसडे रोजलिन की कब्र पर पहुँचती है और कनेक्शन बनाने ही वाली होती है, तभी एनिड बीच में आ जाती है और इसी रुकावट से कुछ गड़बड़ हो जाती है। दोनों की आत्माएं एक दूसरे के शरीर में स्विच हो जाती हैं। अब अगर वो अगले सूरज उगने से पहले वापस अपने असली शरीरों में नहीं लौटी तो दोनों की मौत तय है। वेडनेसडे को अब समझ आता है कि जो विजन उसने देखा था, जिसमें वो एनिड की मौत की वजह बनती है, वो दरअसल इसी घटना से जुड़ा था। अब दोनों को एक दूसरे के शरीर में रहकर दिन बिताना पड़ता है। वेडनेसडे, जो अब एनिड के शरीर में है, पता लगाती है कि ब्रूनो एनिड को धोखा दे रहा है और तुरंत उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहीं प्रोफेसर कैप्री से उसे पता चलता है कि एनिड एक अल्फा वेयरवुल्फ है जो अपने अकेलेपन से जूझ रही है, क्योंकि बाकी वेयरवुल्फ उससे डरते हैं। वेडनेसडे रोजलिन रोटवुड मेंशन में छिपे सीक्रेट सेंस चैम्बर में घुस जाती है, जहां एडम्स कपल ठहरा हुआ है। वहां उसे रोजलिन की आत्मा मिलती है, जो बताती है कि वापस अपने शरीरों में लौटने का एक ही तरीका है। वेडनेसडे और एनिड को एक दूसरे के लिए अपने सच्चे एहसासों का इजहार करना होगा। उधर एनिड, जो अब वेडनेसडे के शरीर में है, वेडनेसडे की असली तकलीफें समझने लगती है। उसकी पावर्स का खो जाना, उसकी मौत की भविष्यवाणी और उसकी माँ के साथ टूटा रिश्ता। इसी दौरान मोटिशा भी अब वीम्स की आत्मा को देखने लगती है और उसे पता चल जाता है कि दोनों लड़कियां बॉडी स्विच का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एग्नेस को पता चलता है कि आइजैक ने प्रोफेसर ऑरोफ की हत्या कर दी है ताकि वो उसका बनाया हुआ पावर सोर्स हड़प सके। अब फ्रांसवा और टाइलर के साथ आइजैक विलोज हिल की अंडरग्राउंड फैसिलिटी की ओर बढ़ चुका है, जहां उसकी मशीन छिपी है। एग्नेस उनकी कार के ट्रंक में छिपकर पीछे लग जाती है। वेडनेसडे और एनिड भी विलोज हिल पहुंचते हैं, जहां वेडनेसडे, जो अभी भी एनिड के शरीर में है, वेयरवुल्फ में बदल जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आइजैक के प्लान को तबाह कर देती है और किसी तरह वहां से बच निकलती है। आखिरकार दोनों अपनी सच्चाई कबूल करते हैं। एक दूसरे के लिए जो भी महसूस करते हैं वो सब साफ साफ कह देते हैं और तभी जादू टूटता है। दोनों वापस अपने असली शरीरों में लौट आते हैं। एपिसोड के एंड में वीम्स की आत्मा दोबारा आती है और बताती है एनिड अब सुरक्षित है, लेकिन वेडनेसडे ने आइजैक का प्लान बिगाड़कर भविष्यवाणी की दिशा बदल दी है। अब मौत की छाया उसके अपने परिवार पर मंडरा रही है। अब प्रिंसिपल डोट फिर से अपनी पुरानी चालों में लग चुका है। इस बार उसका प्लान है बियांका की सायरन पावर्स का इस्तेमाल करके हेस्टर की दौलत हड़पने का। उसे पता चलता है कि बियांका ने अपनी माँ गैब्रियल को अपने घर में छिपाकर रखा है और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए डोट बियांका को ब्लैकमेल करता है। असल में वही प्रिंसिपल डोट मॉर्निंग सोंग नाम की उस खतरनाक कल्ट का असली मास्टरमाइंड था। जो आदमी पहले उस ग्रुप का लीडर दिखाया गया था, वो बस डोट के हाथ की कठपुतली था। अब डोट बियांका को मजबूर करता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हेस्टर को हिप्नोटाइज करे और उससे उसकी पूरी प्रॉपर्टी नेवरमोर यानी उसके कंट्रोल में ट्रांसफर करवाए, वो भी गाला नाइट के दौरान। डोट की असली शैतानी तब सामने आती है जब वो गाइडन को जिंदा जला देता है, क्योंकि उसने उसके आदेश मानने से मना कर दिया था। वेडनेसडे को हेस्टर के अचानक बदलने पर शक होता है। वो बियांका को जाकर टोकती है और बियांका मानती है कि उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर वेडनेसडे की याददाश्त मिटा देती है। पर वेडनेसडे चालाकी दिखाती है। उसने अपने साथ एग्नेस को लाया था, जो पूरे वक्त अदृश्य थी और सारी बात सुन चुकी थी। एग्नेस उसे सब याद दिला देती है। फिर एक मोड़ पर वेडनेसडे एग्नेस पर भड़क जाती है, क्योंकि वो उसकी हर चीज की नकल करती रहती है। वो उसे डांट देती है। वहीं एनिड एग्नेस को संभालती है और उसे सिखाती है कि अपनी अलग पहचान बनाना कितना जरूरी है। गाला नाइट के दिन वेडनेसडे फिर से बियांका का सामना करती है। उसे पता चलता है कि डोट ने बियांका की माँ गैब्रियल को अपने घर में कैद कर रखा है। वेडनेसडे एग्नेस, एनिड और अजैक्स की मदद से गैब्रियल को आजाद करवाती है और डोट का एन्चेंटेड पॉकेट कंपास भी चुरा लेती है, जो उसे बियांका की सायरन पावर्स से बचा रहा था। बियांका अब पूरी ताकत से अपनी पावर्स इस्तेमाल करती है
है और डोट को सबके सामने उसके सारे अपराध कबूल करवाती है। डोट खुद को बचाने के लिए बियांका को बंधक बनाता है, लेकिन उसी वक्त अजैक्स आता है और अपनी गोर्गन पावर से डोट को पत्थर बना देता है। उसी वक्त उसके ऊपर झूमर गिरता है और डोट वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ पग्सली आईजैक को ढूंढते हुए खुद उसके जाल में फंस जाता है। आईजैक अब एडम्स फैमिली से बदला लेना चाहता है। मोर्टिशा, जो अब तक अपने पुराने गुनाह छिपा रही थी, आखिरकार सब कुछ वेडनेसडे और हेस्टर के सामने कबूल करती है। वो बताती है कि सालों पहले आईजैक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो अपने दोस्त गोमेज की इलेक्ट्रोकाइनेसिस पावर्स का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि अपनी बहन फ्रांसवा के अंदर से हाइड एलिमेंट्स को निकाल सके, लेकिन वो इसके लिए गोमेज की जान की कुर्बानी देने को भी तैयार था। मोर्टिशा ने अपने प्यार को बचाने के लिए मशीन के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिससे गोमेज ने अपनी पावर्स खो दी और आईजैक उस धमाके में मर गया। ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट ने धमकी दी कि अगर वो दोनों चुप नहीं रहे तो वो उन्हें मर्डर के इल्जाम में फंसा देगा। उसने आईजैक का रिसर्च भी चुरा लिया। अब आईजैक वापस आ चुका है और इस बार वही एक्सपेरिमेंट दोबारा करना चाहता है, लेकिन पग्सली की जान लेकर। वेडनेसडे अकेली ही आईजैक को रोकने निकलती है, लेकिन आईजैक बच जाता है और वेडनेसडे को पकड़ लेता है। वो एक बड़ा खुलासा करता है, थिंग असल में उसका कटा हुआ हाथ है। आईजैक अपना हाथ वापस जोड़ लेता है और अपनी टेलीकाइनेसिस पावर्स फिर से पा लेता है। वो वेडनेसडे को जिंदा दफना देता है और फ्रांसवा पर एक्सपेरिमेंट करने इयागो टावर चला जाता है। एग्नेस एनिड को सब बताती है और दोनों वेडनेसडे को ढूंढने निकलते हैं। वेडनेसडे स्कल ट्री के नीचे जिंदा दफन थी। एनिड अपने डर के बावजूद फुल मून में बदल जाती है, भले ही इससे वो हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन जाए। एनिड और एग्नेस उसे वक्त पर बचा लेते हैं। वेडनेसडे एनिड की ये कुर्बानी देखकर हैरान रह जाती है। वो समझती है कि उसकी दोस्त ने उसे बचाने के लिए अपनी इंसानियत खो दी है। शर्म और दुख में एनिड भाग जाती है और वेडनेसडे एग्नेस से कहती है कि उसे ढूंढो, जबकि वो अपने माँ बाप के साथ आईजैक का सामना करने इयागो टावर की ओर निकलती है। इधर आईजैक ने पग्सली की जगह टायलर को पकड़ लिया है ताकि वो अपने वादे के मुताबिक फ्रांसवा की हाइड पावर्स को निकाल सके। फ्रांसवा अपने बेटे को उसी दर्द से नहीं गुजरने देना चाहती जो उसने झेला था। वो चाहती है कि टायलर एक नॉर्मल लाइफ जी सके, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। इसी बीच वेडनेसडे को मौका मिलता है टायलर को मारने का, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो उसे आजाद कर देती है। आजाद होते ही टायलर हाइड में बदल जाता है और बेकाबू होकर अपनी माँ पर हमला कर देता है। फ्रांसवा भी खुद को रोक नहीं पाती और हाइड बन जाती है। दोनों की एक जबरदस्त लड़ाई नेवरमोर की छत पर होती है। आखिर में दोनों छत से लटकते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रांसवा अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को छोड़ देती है और गिरकर मर जाती है। वेडनेसडे आइजैक के एक्सपेरिमेंट को बर्बाद कर देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। एडम्स परिवार के सारे मेंबर्स किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन आइजैक एक आखिरी कोशिश करता है वेडनेसडे को मारने की अपने टेलीकाइनेसिस पावर्स से। तभी थिंग, जो असल में आइजैक का ही हाथ था, अपनी पुरानी बॉडी के खिलाफ बगावत करता है और क्लोकवर्क दिल निकालकर आइजैक को खत्म कर देता है। इसके बाद थिंग एडम्स फैमिली के साथ रहने का फैसला करता है, अपने पुराने मालिक से हमेशा के लिए नाता तोड़कर। एग्नेस एनिड का पीछा करते हुए उसे कनाडा बॉर्डर के पास ट्रैक करती है। उधर टायलर प्रोफेसर कैप्री से मिलता है, जो बताती है कि उसके पिता भी हाइड थे। वो टायलर को हाइड सैंक्चुअरी ले जाने का ऑफर देती है, जहां उसके जैसे और भी लोग रहते हैं जिन्हें किसी मास्टर की जरूरत नहीं। टायलर कैप्री का ऑफर मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। इन सारे हादसों के बाद वेडनेसडे अपनी माँ मोर्टिशा के थोड़ी करीब आ जाती है। मोर्टिशा उसे अपनी बहन ओफेलिया की पुरानी डायरी देती है, वही ओफेलिया जो सालों पहले पागल हो गई थी और गायब हो गई थी। मोर्टिशा ने पहले गूडी की किताब जला दी थी, जिससे वेडनेसडे अपनी रेवन पावर्स को चैनल करती थी। अब वो अपनी बेटी पर भरोसा दिखाते हुए ओफेलिया की डायरी सौंपती है। वीम्स की आत्मा बताती है कि माँ बेटी के बीच यह रिश्ता सुधरना ही वेडनेसडे के पावर्स वापस लाने की शुरुआत है और वो अब उसे गाइड करने का काम पूरा कर चुकी है। वेडनेसडे अंकल फेस्टर की मदद से अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने निकलती है। वेडनेसडे जब अंकल फेस्टर के साथ एनिड को ढूंढने के सफर पर होती है, वो ओफेलिया की डायरी पढ़ते हुए एक पल के लिए अपनी मौसी से साइकिक कनेक्शन बना लेती है। पता चलता है कि ओफेलिया असल में जिंदा है, लेकिन अपनी ही माँ हेस्टर के हवाले कैद है। दीवारों पर उसने वेडनेसडे की मौत का डरावना पूर्वाभास लिखा हुआ है। ये अब तक साफ नहीं है कि ओफेलिया अपनी भांजी को मारना चाहती है या उसे किसी आने वाले खतरे से चेतावनी दे रही है। ओफेलिया खुद भी एक रेवन है और मोर्टिशा ने कई बार पारिवारिक श्राप का जिक्र किया था, जो उसे पागलपन की तरफ ले गया। अब सवाल बस इतना है, क्या वही अंधेरा अब वेडनेसडे की तरफ बढ़ रहा है? इसका जवाब हमें सीजन 3 में मिलेगा।